जो है वो ये भी है कि उसमें स्त्री जो है वो उसको बराबरी मिले, उसे दबाया ना जाए, क्योंकि इतिहास में दबाया गया, दबाया जाता रहा। तो धर्म का भी जो इतिहास लिखा गया है तो उसमें भी ये जो पुरुष प्रधानता है वो सामने, मतलब वो भी एक वही फैक्टर बन जाता है। और आजकल बहुत बातें होती हैं, क्योंकि पहचान की राजनीति जब से ज्यादा मजबूत हुई है तो ये सक्सेसफुल डेमोक्रेसी की वजह से, जितनी भी सक्सेसफुल है, कुछ एफ्लुएंस भी आ रही है। अब वो इन दोनों को मिलाकर पोशाक भी बदल रहा है हम सबका, मर्दों का औरतों का। अब उसमें फिर ये हुआ कि नहीं, जो हिजाब उजाब लगाएगी उसी को ज्यादा शरीफजादी माना जाएगा। अब उस प्रेशर में भी हिजाब पहनना पड़ रहा है। ये केवल फ्रीडम ऑफ चॉइस का मामला नहीं है कि पूरे समाज ने जब निर्धारित कर दिया कि ऐसा पोशाक पहनोगी तभी तुम ज्यादा शरीफ मानी जाओगी, तो उस पर तो एक दबाव आ गया, फ्रीडम ऑफ चॉइस तो रहा नहीं। अब हिजाब का इतिहास दिया जाता है, उसका जस्टिफिकेशन ये दिया जाता है कि नहीं, तुम्हारे धर्म ने ऐसा ही कहा है। इतिहास ये कहता है कि स्टेट ऑफ मेडिना में जब लास्ट डेज थे प्रॉफिट के, यानी कि कब वो 632 ईस्वी में उनका देहांत हुआ है ऑलमोस्ट, तो ये 628 29 30 ईस्वी की बात होगी उस अरब के उस इलाके में, कि ईव टीजिंग बढ़ गई थी, लड़कियों को ज्यादा छेड़ा जाता था, क्योंकि उस समय तक बाजारों में औरतों का जाना मना नहीं था। यानी और ये इस्लाम की रिलीजन या आइडियोलॉजी से नहीं हुआ है, केवल इस्लाम आने से पहले ही जो प्रॉफिट की पत्नी थी वो बहुत रिलेटिव टर्म्स में वो अच्छी बिजनेस वुमेन बन चुकी थी। तो इसका मतलब ये कि जब इस्लाम आने से पहले वो एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन थी, इसका मतलब कि इस्लाम के बगैर भी इतनी स्वतंत्रता थी औरतों में, या इतना सशक्तिकरण था, तो बाजारों में औरतें जाया करती थी, वो अरब कल्चर में था, और वहां छेड़ दी जाती थी। तो हुआ, अब गोष्ठी हुई प्रॉफिट एंड कंपेनियंस में कि भाई ये इस पे कैसे टैकल किया जाए। तो एक प्रपोजल ये आया कि कम से कम जो एरिस्टोक्रेटिक लेडीज हैं वह खास किस्म का पोशाक पहने, हिजाब जैसी, तो पहचान हो जाएगी कि एरिस्टोक्रेटिक है, तो लोग हंगे नहीं छेड़ेंगे। एक सोशल वेट जो होता है उसके। बात सुनते सुनते प्रॉफिट ने, वो सुनते ज्यादा थे बोलते कम थे ऐसा कहा जाता है, तो उन्होंने जी, तो वो उन्होंने कहा कि भाई एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, तुम लोग बार बार ड्रेस कोड इस्टेब्लिश कर रहे हो मजलूम के लिए, औरतों के लिए। बात ये कि कोई भी सिस्टम ये होता है कि जो जुल्म कर रहा होता है प्रतिबंध उस पर लगाओ। तो हम ये देख रहे हैं कि जिस पे जुल्म हो रहा है उस पे प्रतिबंध लगाया जा रहा है, इस तरह से बात चल नहीं पाती। बात ये है कि हिस्ट्री का ये अकाउंट पॉपुलराइज नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि आख्यान निर्मिति जो होती है, नैरेटिव मेकिंग जो है, वो पैट्रियार्किक पॉलिटिक्स ने ये नैरेटिव नहीं बनने दिया। जब ये नैरेटिव नहीं बनने दिया तो वो किस तरह से वेपनाइज होके विमेन के सब्जुगेशन का एक वेपन बन, और वो इतना पावरफुल है कि वो चलता चला आ रहा है। तो नैरेटिव मेकिंग होती है, या किसी क्या चीज याद रखी जाएगी या क्या चीज भूल जाया जाए। तथ्य है लेकिन भूल जाना है, तथ्य है लेकिन हमको याद करने या न करने की राजनीति तय होगी, मैंने पावर पॉलिटिक्स से तय होगी। वो पावर सिर्फ स्टेट की पावर नहीं, समाज के बीच में भी जो पावर है, इलीट तो ऐसे ही रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है। तो अच्छा, इसी में एक शब्द र्यूमर भी आया है, अफवाह भी आया है। तो र्यूमर और हिस्ट्री के रिलेशन पे हमें दो तीन इतिहासकार ज्यादा याद आते हैं। एक सुमित सरकार का टेक्स्ट बुक है, बीए वाली टेक्स्ट बुक, जिसमें वो साफ कहते हैं कि
गांधी जी को महात्मा के रूप में स्थापित समाज ने किया, भारतीय समाज में, इसमें र्यूमर का ज्यादा रोल है। कि अभी गांधी जी ठीक से भारत पहुंचे भी नहीं थे, या भारत पहुंच के बहुत पॉपुलर हुए भी नहीं थे, तभी इतने पॉपुलर हो चुके थे कि भाई असम टी प्लांटेशन में प्लांटेशन वर्कर जो हैं वो जब रिवोल्ट किए तो गांधी महाराज की जय। और गांधी जी जब तमिलनाडु साउथ अफ्रीका में थे तभी तमिलनाडु, गुजरात, बिहार, यूपी सब जगह वो मशहूर हो चुके। तो भाई उस वक्त अखबार कितने लोग पढ़ते रहेंगे? कई 10-20 गांव में कोई एक अखबार आता रहा होगा, वो एक आदमी, लिटरेट सोसाइटी थी नहीं। तो जहां लिटरेसी कम होगी वहां केवल रिटेन अकाउंट ही हिस्ट्री होगा, ये तो थोड़ा सा चैलेंज, क्वेश्चनेबल बात है। तो उन्होंने वहां पर कुछ बातें कही। फिर बाद में शाहिद अमीन इवेंट मेटाफर एंड मेमोरी जब लिखे तो उन्होंने चौरी चौरा को याद किया कि भाई 1922 में जो हुआ उसको 1992 में 70 साल बाद कैसे याद किया जाना है, और तब हम हिस्ट्री को कैसे लिखेंगे। उस पर बहुत सारी बातें उन्होंने की हैं, उसको यहाँ दोहराने की जरूरत नहीं है। बल्कि उस प्रकार का अध्ययन चंपारण के संदर्भ में शायद नहीं हुआ है कि 1917 में गांधी जी जब पहुंचे और 2017 में इस पूरे 100 साल तक उन्हें वहां कैसे याद किया जाता रहा है, और उन यादों में किस किस प्रकार के परिवर्तन आते रहे हैं उन यादों में, उस पूरी स्मृति में। क्योंकि याद और इतिहास, मेमोरी और हिस्ट्री दोनों को, जैसे कोई किसी सिनिकल पोएट ने सिनिकली ये कह दिया कि याद माजी, सिनिकली कहें या ना कहें ये भी डिबेटेबल बात है, कि याद माजी अजाब है यार, छीन ले मुझसे हाफजा में। तो हाफजा छीनने का जो पेन होगा वो अलग है। हाफजा मीन्स मेमोरी, और माजी पास्ट को कहते हैं। तो र्यूमर के बारे में ये कि र्यूमर मैन्युफैक्चर्ड भी हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो एब्सोल्युटली अनट्रूथफुल होगा हर समय। अदरवाइज हम लोग र्यूमर और ट्रुथ में बहुत ही कॉन्ट्राडिक्शन देते हैं कि शार्पली अपोजिट हैं दोनों, पोल अपार्ट। ऐसा नहीं होता है, पोल अपार्ट भी हो सकता है किसी स्थिति में। किसी स्थिति में यह है, ऐसे भी अफवाह फहम को कहते हैं, फहम अंडरस्टैंडिंग को कहते हैं। तो अफवाह पूर्ण रूप से झूठा होगा तो वो नहीं चलेगा, लेकिन अफवाह में दम होगा तो वो टिकेगा। पूर्ण रूप से झूठी अफवाह भी टिक सकती है। क्यों? क्योंकि उसको जो वेपनाइज करेगा उस पावर स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। तो इसमें अरुण कुमार ने एक अध्ययन किया, रीराइटिंग लैंग्वेज ऑफ पॉलिटिक्स, द किसान्स ऑफ कॉलोनियल बिहार। उन्होंने अफवाहों की शक्ति से इतिहास का निर्माण जिस तरह कराया गया है उस पर बहुत लंबी बात की है। उन्होंने वहां पे कहा है कि देखिए र्यूमर क्या है, या एनोनिमसली ऑथर्ड टेक्स्ट, या कहिए कि मल्टी ऑथर्ड टेक्स्ट है, कई लोगों ने मिलकर बनाया। किसका टेक्स्ट है वो इसलिए छुपा लिया गया कि क्योंकि अफवाह जो है एक वेपन ऑफ रेजिस्टेंस टू ब्रिटिश रूल। अब हम जब औपनिवेशिक शासन का प्रतिरोध करने के लिए हम कुछ बात कर रहे हैं तो हम उसमें वो बात करने वाले की पहचान जाहिर होगी, तब तो उसको सजा मिलेगी। तो छुपा के ही तो किया जाएगा। लेकिन इसमें कितना झूठ कितना सच है, अब वो इतिहासकार के सामने चैलेंज है कि वो उन सब में किस तरह सिफ्टिंग, छटाई कैसे करे। तो इसीलिए सुमित सरकार ने शायद ज्यादा इफेक्टिव बात इस पर कही है कि हमें 1994 में उन्होंने एक अलग से लेख लिखा, जब वो मार्क्सिस्ट से सबाल्टर्न में गए, फिर वापस सबाल्टर्न से मार्क्सिस्ट में आए, और सबाल्टर्न इतिहास की सीमाओं को पर उन्होंने पूरी आलोचना की। तो उन्होंने 2-3 लेख इस तरह के लिखे। उसमें से एक लेख था राइटिंग सोशल हिस्ट्री, वो इसी टाइटल से उनकी किताब भी है, लेकिन उसमें एक लेख भी है कि सोशल हिस्ट्री हमको इन सब की लिखनी है, यानी हिस्ट्री राइटिंग की सोशल हिस्ट्री, इतिहास लेखन का सामाजिक इतिहास लिखना है कि इतिहास लेखन किस प्रकार से समाज के दबाव में या उस रिस्पॉन्स में बदलता जाता है। तो हम
उसी प्रकार से हम इस निर्माण करते रहते हैं अपनी ज़रूरतों को, प्रेजेंट की ज़रूरतों के हिसाब से हम स्मृति और इतिहास दोनों का निर्माण या पुनर्लेखन करते हैं। जैसे मुझे याद है एक संस्मरण है उनकी, राम वृक्ष बेनीपुरी की, पतली सी छोटी सी है, लोग भारतीय प्रकाशन इलाहाबाद ने 72 में कभी छापी है, छोटी सी है, बहुत आसान हिंदी है, तो पढ़ी जानी चाहिए।